गुड मॉर्निंग। एसबीडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो बेटा 12th क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा था जिसका नाम क्या था, विलियन। इस चैप्टर के हमने बहुत सारे लेक्चर पढ़ लिए थे। अब हम क्या करेंगे कि इन लेक्चर को अब रिवाइज करेंगे क्योंकि बीच में कुछ गैपिंग आ चुकी है। तो पीछे के जो टॉपिक है वो क्लियर करने के बाद हम क्या करेंगे, नया लेक्चर बनाएंगे जिसमें कि आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम केवल जो चैप्टर नंबर 2 है उसको ही क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या था, विलियन। विलियन दो घटकों से मिलकर बना होता है। किस किस से? एक होता है विलेय और दूसरा क्या होता है, विलायक। यानी कि विलियन किस किस से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक से। विलेय क्या होते हैं? वो पदार्थ होते हैं जिनकी मात्रा विलियन में कैसी होती है, कम होती है। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, विलेय। और विलायक क्या होते हैं? जिनकी मात्रा कैसी होती है, ज्यादा यानी कि अधिक होती है। तो किसी भी विलियन में अगर हमारे पास दो घटक हैं तो एक ऐसा घटक जिसकी मात्रा कम है उसको कहेंगे विलेय और जिसकी मात्रा अधिक उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो विलियन है उस विलियन की अवस्था यानी कि बनने वाला जो विलियन होगा वो ठोस है, द्रव है या गैसीय प्रकृति का है। वो किस पर डिपेंड करता है, विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करता है। अगर विलायक हमारे पास ठोस होगा तो बनने वाला विलियन कैसा होगा, ठोस विलियन। अगर बनने वाला विलायक गैस होगा, अगर विलायक गैस है तो विलियन कैसा होगा, गैसीय विलियन। अगर हमारे पास जो विलायक है वो ठोस है तो बनने वाला विलियन भी कैसा होगा, ठोस होगा। तो इसके आधार पे हमने पढ़े थे विलियन के प्रकार। ठीक है, कौन कौन से? 3 प्रकार के विलियन हमारे पास। फर्स्ट कौन सा था, ठोस विलियन। ठोस विलियन। सेकंड कौन सा है, द्रव्य विलियन। द्रव्य विलियन। और थर्ड हमारे पास कौन सा है, गैसीय विलियन। क्लियर है? तो इन सभी में अगर हम बात करें ठोस विलियन में तो जो हमारे पास विलायक होगा वो ठोस होगा और द्रव्य विलियन में जो हमारे पास विलायक है वो द्रव और गैसीय विलियन में क्या होगा, विलायक गैस होगा इसमें। इसके बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था सांद्रता के पद। सांद्रता के पद या इसको कह सकते हैं सांद्रता के पद या इसको क्या कहते हैं, इकाई। सांद्रता के पद या सांद्रता की इकाइयां क्या होती हैं? किसी भी विलियन में उपस्थित विलेय और विलायक की कितनी मात्रा है उसको बताने के लिए जिन पदों को हम व्यक्त करते हैं या जिन पदों का प्रयोग करते हैं उनको ही क्या कहते हैं, सांद्रता के पद कहते हैं। कौन कौन से थे भाई सांद्रता के पद? फर्स्ट हमारे पास था सांद्रता के पद में बहार प्रतिशत। बहार प्रतिशत या जिसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, W/W से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट सेकंड था आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत या जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, V/V से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड था हमारे पास में बहार आयतन प्रतिशत। बहार आयतन प्रतिशत जिसको रिप्रेजेंट करते हैं W/V से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ था इसमें मोल अंश। मोल अंश या इसको क्या कहते हैं, मोल भिन्न कहते हैं। नेक्स्ट इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, काय से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 था मोलरता। मोलरता। और नंबर जो 6 है वो है मोलरता। मोलरता। मोलरता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और जो मोलरता है उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास 6 पद थे सांद्रता के पद जिनकी सहायता से हमने किसी भी विलियन में उपस्थित विलेय का कितना भार घुला हुआ है या विलेय का कितना आयतन है या विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, इन सभी को हम ज्ञात कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला आया था कि विलेय का भार अपॉन विलयन का भार और गुणा में क्या होगा 100। आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था कि विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इनटू क्या होगा 100। इसी तरह भार आयतन प्रतिशत का भी यूज करेंगे जब विलेय का तो भार दिया गया है और विलयन का क्या दिया गया है आयतन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा विलेय का भार अपॉन विलयन का आयतन और गुणा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसी तरह मोल अंश, तो मोल अंश की परिभाषा क्या थी कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक के मोल, जो किसी भी घटक के मोल और विलयन के कुल मोल का जो अनुपात है उसको क्या कहते हैं मोल अंश कहते हैं या मोल भिन्न कहते हैं। जैसे हमारे पास एक कंटेनर था, इस कंटेनर में हमारे पास दो घटक थे, एक तो घटक था A और एक घटक B। इसके मोल क्या होंगे Na और इसके मोल क्या होंगे Nb। तो हमें मोल भी निकालने हैं, किसके निकालने हैं A के मोल भी निकालने हैं। तो क्या लिखेंगे काई A के मोल यानी कि Na, कुल मोल यानी कि Na प्लस क्या होगा Nb। क्लियर है। इसी तरह अगर आपको B के मोल भी निकालने हैं तो काई B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई B के मोल अपॉन A के मोल प्लस B के मोल। तो ये हमारे पास किसके मोल बिना जाएंगे B के। फिर हमने यहाँ से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था कि किसी भी विलयन में जितने भी घटक होते हैं उनके मोल भिन्न का मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। क्लियर है। नेक्स्ट मोलरता। मोलरता क्या था भाई कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है मोलरता कहलाती है। और अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की तो इसका फॉर्मूला था हमारे पास WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V और आयतन किस में लेके चलना हमें लीटर में लेके चलना है। क्लियर है। WB मतलब विलेय का भार, MB मतलब विलेय का अनुभार और V मतलब क्या है आयतन है। इसी तरह अगर मोलरता की बात करें तो इसका परिभाषा क्या थी भाई कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है मोलरता कहलाती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। तो विलेय का मोल का फिर से फॉर्मूला क्या बनेगा WB अपॉन MB गुणा किसका विलायक का आयतन। तो विलायक का भार, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं WA से। विलायक का भार हमें केजी में लेकर चलना है, अगर ग्राम में दे रखा है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी विलयन में से इन सांद्रता के पदों को यानी कि भार आयतन मोल या मोल भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास था सांद्रता के पद। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि द्रव्य विलयन। क्या स्टार्ट किया था भाई द्रव्य विलयन। तो नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन क्या होता है ऐसा विलयन होता है जिसमें विलायक किस प्रकृति का होता है द्रव प्रकृति का होता है, उसको क्या कहते हैं द्रव्य विलयन कहते हैं। क्लियर है। अब विलेय हमारे पास फिक्स नहीं है, विलेय अभी भी क्या क्या हो सकता है भाई विलेय हमारे पास गैस हो सकता है, विलेय हमारे पास द्रव हो सकता है और जो विलेय है वो ठोस हो सकता है। यानी कि विलेय अब 3 प्रकृति का हो सकता है। जब आप किसी भी गैस को किस में मिलाओगे द्रव में मिलाओगे तो उसके लिए हमने नियम पढ़ा था हेनरी का नियम। क्या पढ़ा था भाई हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या कहता है कि किसी भी द्रव में घुलने वाली गैस की मात्रा m समानुपाती होती है उस गैस के ऊपर लगाए गए दाब की क्या होती है समानुपाती होती है। जब समानुपाती का चिन्ह हटाया था तो कांस्टेंट लिया था KH और KH का क्या नाम था हेनरी कांस्टेंट था। अगर हम मोल भिन्न की बात करते हैं
मोल भिन्न मतलब हम गैस के मोल भिन्न की बात करेंगे, यानी कि अगर गैस की बात करें तो गैस की मात्रा ज्यादा होगी, तो अगर गैस की मात्रा ज्यादा है तो उसके मोल भी ज्यादा होंगे, और मोल ज्यादा होते हैं तो उसके मोल भिन्न भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। यानी कि अगर हम इस वाष्प एक दाब को अगर हम मोल भिन्न के टर्म में लिखते हैं तो जितनी ज्यादा, सुनो ध्यान से, जितनी ज्यादा गैस होगी उसका उतना ही दाब होता है। यानी कि हम ये कहेंगे कि किसी भी गैस का दाब समानुपाती होता है विलेय के मोल भिन्न पे। यानी कि जितना ज्यादा विलेय होगा, जितनी ज्यादा गैस होगी, उतना ज्यादा उसका क्या बनेगा, दाब बनेगा। फिर से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो फिर से यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे KH, और ये क्या हो जाएगा, काई मिलीमोल। तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला और आ गया है। यहाँ पे आपको किसी भी गैस का दाब दे सकता है, उसके मोल भिन्न दे सकता है, तो आपसे हेनरी नियतांक पूछ लेगा, या हेनरी नियतांक का मान देके उसका दाब देके उसके मोल भिन्न पूछ लेगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास था हेनरी का नियम। फिर इस नियम के आधार पे हमने कुछ घटनाएं पढ़ी थी, यानी कि जिसको जानते हैं कि हेनरी के नियम के उपयोग। पहला क्या था भाई, कि जो भी फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं जो शीतल पेय पदार्थ बनाती है, वो क्या करते हैं कि उनके यानी कि उस शीतल पेय पदार्थ में जो गैसें मिलाते हैं वो किस दाब पे मिलाते हैं, उच्च दाब पर मिलाती है। सेकंड हमने पढ़ा था कि जो गोताखोर वगैरह होते हैं उनके सिलेंडर में हीलियम गैस मिलाई जाती है, ठीक है, और अगर हीलियम गैस नहीं मिलाते हैं तो वो पीड़ा होती है, और जिसको क्या नाम दिया था, बेंट नाम दिया था। इसी के साथ हमने एक कंडीशन और पढ़ी थी, एनोक्सिया। क्लियर है? तो ये था हमारे पास हेनरी का नियम। फिर हमने सेकंड पढ़ा था कि विलेय हमारे पास द्रव है और विलायक हमारे पास क्या है, द्रव। यानी कि विलेय और विलायक दोनों किस अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। तो इसके लिए हमने एक नियम पढ़ा था जिसका नाम क्या था, राउट का नियम। क्या नियम था भाई, राउट का नियम। अब जो हम द्रव मिलाएंगे वो दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? एक तो वाष्पशील हो सकता है और एक कैसा हो सकता है, अवाष्पशील। यानी कि जो भी द्रव मिलाएंगे वो वाष्पशील या अवाष्पशील होगा। इसीलिए जो राउट का नियम है वो भी दो होंगे। कौन से भाई? एक ऐसे विलयन के लिए जिसमें वाष्पशील विलय मिला हुआ है। क्लियर है? दूसरा हमें क्या करना है कि ऐसे विलयन के लिए राउट का नियम लिखना है जिसमें वाष्पशील, एक तो वाष्पशील विलय होगा और एक बार कैसा होगा, अवाष्पशील विलय होगा। क्लियर है यहां तक सभी को? तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जब हमारे पास जो विलय है वो कैसा है, वाष्पशील। वाष्पशील कैसा है हमारे पास विलय, वाष्पशील विलय है। और एक बार हम डिस्कस करेंगे जब हमारे पास जो विलय है वो कैसा है, अवाष्पशील विलय। ठीक है? तो वाष्पशील अगर हम विलय की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था भाई? ठीक है, बताओ फॉर्मूला शहबाज। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आया था इसमें कि अगर आपको वाष्प दाब निकालना है P टोटल, तो ये इक्वल होता है किसके, PA प्लस किसके आया था, PB के लिए आया था। फिर हमने काई A और काई B के मान रखे थे। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास एक फॉर्मूला आया था कि P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट प्लस काई B और PA नॉट माइनस PB। एक तो फॉर्मूला ये आया था और दूसरे में क्या हो जाएगा, इसमें रिवर्स हो जाएगा। वहां पे क्या आएगा, PB नॉट प्लस काई A और फिर क्या होगा, PA नॉट माइनस PB होगा। इसके लिए हमने ग्राफ भी बनाया था। क्लियर है? दो स्थिति ली थी यहाँ पे। हमने एक स्थिति थी x बराबर कितना 0, सॉरी x बराबर x b बराबर 1 था और x a बराबर कितना था 0। और यहाँ पे क्या था, x b इज इक्वल टू 0 और x a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह का ग्राफ आया था इसमें। क्लियर है?
फिर हमने कुछ नियम पढ़े थे। अब इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि दो प्रकार के विलयन होते हैं, एक तो होता है आदर्श विलयन और दूसरा होता है अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होते हैं? जो राउट के नियम का पालन करते हैं, और अनादर्श विलयन क्या होते हैं? जो राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं। क्लियर है? अब जो राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो भी तो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। यानी कि अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है धनात्मक विचलन और दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक विचलन। क्लियर है? उनके लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया था। भाई धनात्मक विचलन में तो यहाँ पे तो क्या होगा, ये सारे के सारे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और ऋणात्मक में कहां पे मिलेंगे? आपको नीचे की तरफ मिलेंगे। क्लियर है? फिर इसके बाद अवाष्पशील विलय मिलाते हो तो यहां से हमने पढ़ा था कि जितना आप अवाष्पशील विलय मिलाओगे वाष्प दाब में उतनी ही क्या आएगी? कमी आएगी। क्लियर है? उतनी ही क्या आएगी? कमी आएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला आया था P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। P नोट क्या था? यहाँ पे शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। P नोट क्या था भाई? शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। और PS क्या था? विलयन का वाष्प दाब। और स्मॉल n विलय के मोल, और नीचे क्या था? विलयन के मोल। क्लियर है? यानी कि वाष्प दाब में जो कमी है वो विलय के मोल बिन के क्या होती है? बराबर होती है। फिर हमने स्मॉल n को नगण्य माना था, इन दोनों की वैल्यू पुटअप की थी, तो हमारे पास फॉर्मूला आया था कि P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इज इक्वल टू, भाई विलय के मोल का फॉर्मूला क्या होता है? WB अपॉन MB, और विलायक का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, तो ये होगा MA अपॉन क्या हो जाएगा? WA। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया था जिसमें से आपको कुछ वैल्यू देख के एक वैल्यू क्या कर लेगा? फाइंड करवा लेगा। क्लियर है? तो ये किसके लिए था भाई? ये हमारे पास था अवाष्पशील विलय के लिए राउट का नियम। क्लियर है यहां तक सभी को? क्लियर है बेटा यहां तक सभी को? ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसमें कि जो विलय है वो कैसा है? ठोस है। और अब इसमें पढ़ेंगे अणु संख्या गुणधर्म, यानी कि जब हमारे पास जो विलय है वो ठोस है और विलायक वो जो द्रव होता है, इस कंडीशन में हम पढ़ते हैं अणु संख्या गुणधर्म। शाबाश, क्या होते हैं? क्या होते हैं अणु संख्या गुणधर्म बेटा? अणु संख्या के गुणधर्म क्या होते हैं बेटा? ये अणु संख्या गुणधर्म मतलब ऐसे गुणधर्म जो विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। आपने कितने विलय मिलाया है इस पर डिपेंड करेंगे, आपने क्या विलय मिलाया इस पर डिपेंड नहीं करते हैं। कितने प्रकार के थे हमारे पास? 4 प्रकार के। कौन कौन से थे भाई? फर्स्ट हमारे पास था वाष्प दाब। वाष्प दाब में आपेक्षित, वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन, और अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी होता है। क्लियर है? सेकंड था हमारे पास क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन, उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि होती है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड था इसमें हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन, और नंबर 4 था हमारे पास प्राशन दाब। प्राशन। क्लियर है यहां तक सभी को? तो हमने पढ़ा था अणुसंख्या गुणधर्म में 4 अणुसंख्या गुणधर्म डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारे पास है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, सेकंड हमारे पास है क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्राशन दाब। यहां तक हम पढ़ चुके थे। इसी के साथ साथ हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण।
या इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एजोट्रोपी मिक्सर या मिश्रण कहते हैं। क्लियर है? तो एजोट्रोपी मिश्रण क्या होता है भाई? एजोट्रोपी मिश्रण ऐसा होता है, मतलब दो द्रवों का ऐसा मिश्रण होता है कि जब हम इनको क्या करेंगे, इनको गर्म करेंगे तो भी क्या होंगे, समान ताप पर उबलेंगे। ठीक है, उनकी वाष्प भी क्या होगी, समान होगी। उसको ठंडा करेंगे तो भी वो समान ताप पे क्या होंगे, ठंडा हो जाएंगे। मतलब एक ही साथ वाष्प में बदलेंगे और एक ही साथ क्या करेंगे, द्रव में बदलेंगे इसमें। यानी कि ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। और याद करो मैंने आपको बताया था कि स्थिर क्वाथी मिश्रण को हम किसके द्वारा अलग नहीं कर सकते, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। क्लियर है सभी को? तो बच्चों ये हमारे पास टॉपिक था। अब जब आप नेक्स्ट क्लास अटेंड करते हो तो ये सारे टॉपिक कवर होने चाहिए, क्योंकि मैं कराऊंगा आपको वांट हाफ गुणांक। और वांट हाफ गुणांक आप तभी कर पाओगे जब आपको अनुसंख्यक गुणधर्म अच्छी तरह से क्लियर होंगे। ठीक है बेटा?